रही मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल हमारे शहर की तमाम रिलीजियस, सोशल और एनजीओज़ का एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म है। ये अपेक्स बॉडी है जिसने ये तय किया है कि हम यहाँ पर जंजीरी मुजाहरा करेंगे, साकड़ी ऑपोजिशन हम लोग यहाँ पर चलाएंगे जब तक कि हमारे दिए हुए डिमांड्स पूरे न हो। डिमांड्स में नंबर 1 पर हमने रखा है कि गिरी और राणे को फौरी अरेस्ट किया जाए। रामगिरी महाराज के बारे में सब जानते हैं कि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और ये गुस्ताखी मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करते। सारे जज्बात आप महसूस कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर और शहर नहीं, रियासत नहीं, पूरे मुल्क में इससे हंगामा है। और हो सकता है कि ये हिंदुस्तान के बाहर ये खबर जाकर मुस्लिम ममालिक को भी खड़ा करे कि रसूल उनके भी हैं और रसूल की आनत वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नुपोर शर्मा का वाक़या हम जानते हैं कि किस तरह से कुवैत में बवाल पैदा हुआ, कुवैत की हुकूमत ने किस तरह, क़तर की हुकूमत ने किस तरह से प्रेशर बनाया और उस प्रेशर के नतीजे में नुपोर शर्मा को जो स्पोक वुमेन थी उनको हटाना पड़ा उसकी अपनी पोस्ट से। और बाज़ाब्ता जो है जो वजारत खारिजा हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने माफ़ी मांगी है उस पर। तो ये चीज़ धीरे धीरे वहाँ तक भी पहुँच सकती है और एक बाहर से प्रेशर भी आ सकता है। इसको भी हमको महसूस करना चाहिए। एक मामूली से आदमी के लिए इतना बड़ा जो है चैलेंज ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है, ये बात समझ से बाहर है। अब हम जानते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे लोगों के काम करने से कितनी बड़ी तादाद में यहाँ आता है। ये जो खाड़ी के ममालिक है यहाँ पे कितने लोग, लाखों लाख लोग काम करते हैं। अगर ये खाड़ी के मुल्कों के लोगों का दिमाग खराब हुआ और वहाँ से हमारे लोगों को एक्टिवेट करना शुरू किया तो क्या होगा फिर? या ये कि रसूल की मोहब्बत में उन्होंने कोई बड़े फैसले किए तो क्या होगा? ये सब सोचना चाहिए। तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उसका बड़ा जो बजट का हिस्सा ये लोग पूरा करते हैं। तो इस पर हम फायदे में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे, इस पर सोचना चाहिए। लेकिन ये तमाम चीज़ें सोची नहीं जा रही है और सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम इशू बनाकर इसको वोट बटोरने का एक जरिया समझा जा रहा है। गाली दो, गाली देने से बड़े हो जाते हैं। जितनी बड़ी गाली देंगे उतने बड़े बनने की कोशिश होगी। तो ये एक चिल्लर पॉलिटिक्स है यहाँ पर, एकदम थर्ड ग्रेड की पॉलिटिक्स को जो है, जिसको डर्टी पॉलिटिक्स कहते हैं, वो यूज़ हो रही है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में जिसने जो गुस्ताखी की है उसको अरेस्ट करना चाहिए। उसके खिलाफ FIR है, ऐसा नहीं है कि FIR नहीं है। 60 से ज़्यादा FIR उसके अगेंस्ट में है, उसको अरेस्ट होना चाहिए। उसको सपोर्ट करने वाले राणे को भी अरेस्ट करना चाहिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है सीधे सीधे कि हेट स्पीच क्राइम के अंदर सुमोटो तौर पे पुलिस को FIR करना चाहिए और FIR के बाद उसको अरेस्ट करना चाहिए। ना सुमोटो तौर पे पुलिस ने जो FIR किया है ना अरेस्ट किया है। जो FIR लोगों ने किया है उस पर भी कोई एक्शन जो है गवर्नमेंट नहीं ले रही है। तो इसका मतलब ये है कि कानून के दो रूप है यहाँ पर। एक वो मौलाना अजहरी साहब जो अब तक जेल में पड़े हुए बेचारे, उन्होंने एक लफ्ज बोला था, उसको उठाकर FIR करके अंदर डाल दिया आपने। लेकिन रामगिरी और राणे जो बकवास कर रहे हैं इनको उठाकर नहीं डाला जा रहा है। क्राइम तो दोनों का एक ही बता रहे हैं ना आप। उसका भी क्राइम, वो मौलवी साहब का भी क्राइम एक है, इनका भी क्राइम एक है। एक आदमी जेल में है, ये बाहर घूम रहे हैं। तो लॉ के जो है दो नजीरें हमारे पास है, दो एग्जाम्पल्स है ये। तो ये हमारा पहला डिमांड है। उस पर हम एक और बात कहना चाहते हैं कि पैगंबर बिल इंट्रोड्यूस किया जाए। उसमें तमाम पैगंबरों के बारे में जो भी आनत करेगा उसको सख्त से सख्त सजा देने का प्रोविजन होना चाहिए। और ये नहीं तो आने वाली असेंबली, जैसा हमारे भाई ने कहा, वो उनके प्रोविजन में ये बात आ सकती है। हम तो ये भी बात कहेंगे कि आने वाले लोग अपने मैनिफेस्टो में इसको रखें, कि मैनिफेस्टो में उसको जगह दें कि एक पैगंबर बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे और ऐसे तमाम कम्युनल हेट्रेड जितने भी पैदा करने वाले लोग हैं उनको सजा देने के लिए कानून बनाएंगे। दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो वक्फ बिल का, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का। वक्फ के बारे में सब जानते हैं कि मुसलमानों की
जाती प्रॉपर्टी है, कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये जाती प्रॉपर्टी है। पूरे मुल्क में मुसलमानों ने अपने खून पसीने से कमाई हुई प्रॉपर्टी का हिस्सा पब्लिक वेलफेयर के लिए दिया है। उसको वक्फ कहते हैं, औकाफ कहते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए। और यहाँ पर तकरीबन 8,40,000 प्रॉपर्टीज है वक्फ के भारत में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ वाला स्टेट माना जाता है। उसके बाद तुर्की है, उसके बाद मलेशिया है। इतना बड़ा वक्फ भारत के अंदर है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। इसमें से 70% तो गवर्नमेंट के पोजीशन में है, उनके ऑफिसर्स है। ये ऑफिसर्स सामने के, ये किसके ऑफिसर्स है? ये जो सूबेदारी गेस्ट हाउस है पीछे, ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये घाटी का हॉस्पिटल है, किसकी प्रॉपर्टी पे बना हुआ है? ये मुसलमानों की औकाफ पे बना हुआ है। ये वेलफेयर के लिए मुसलमानों ने दिया है, सिर्फ इंसानों को फायदा पहुंचाने के लिए दिया है। ऐसे 8,40,000 प्रॉपर्टीज है, 40,000 प्रॉपर्टीज है, जिसकी अगर इस वक्त अगर उसका निकालेंगे ना, अगर तखमीना निकालेंगे आप, तो तकरीबन 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है मुसलमानों की, जो उनके आबा अजदाद ने खून पसीने से कमा के दिए कि लोगों की खिदमत की जाए। उसी में ये मस्जिदें आती है, उसी में कब्रस्तान आते हैं, उसी में जो है ये दरगाहें आती हैं, उसी में जो है ये वेलफेयर के करने के छोटे मोटे इदारे आते हैं, ये ट्रस्ट आते हैं, सब उसी में आते हैं। तो अब अगर ये गवर्नमेंट अपने हत्याने के लिए कानून बना रही है, इसमें गैर मुस्लिमों को रखना चाहती है। गैर मुस्लिमों का क्या काम है भाई? मेरे घर का मसला है, पड़ोस की जरूरत काहे की है? मैं मसला हल करूंगा या मैं देखूंगा उसको? अभी मैं ये कहता हूं कि राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर 2 मुसलमानों को रख दें, रखेंगे आप? सिखों का जो जत्था है, जो वहां के अमृतसर के गुरुद्वारे का इंतजाम करता है, उसमें 2 मुसलमान रख दें, रखेंगे वो लोग? क्रिश्चियन जो यहाँ सोसाइटी है, चर्च सोसाइटी, उनसे कहेंगे तुम्हारे क्रिश्चियंस के मामला चला रहे हैं, तो 2 मुसलमानों को रख के रखेंगे आप? जब आप इसमें नहीं रखना चाहते हैं तो इसमें मुसलमान कैसे बर्दाश्त करेंगे? अब ये अलग बात है कि 70% प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट यूज कर रही है, 30% प्रॉपर्टी पर भी उनकी नजरें लाल हो रही है, 30% है उस पर भी लाल नजरें हैं। तो वो बचाने के लिए कम से कम ये बिल के खिलाफ मुसलमानों को खड़ा रहना चाहिए और अपनी मस्जिदों, कब्रिस्तान, अपनी दरगाहों, मकाबरों को जो बचाने की उन्हें कोशिश करनी चाहिए। तो हमारा दूसरा मुद्दा यह है कि जो वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल 2024 का है, इसको गवर्नमेंट वापस ले, इसके सिवा कोई चारा नहीं। 44 अमेंडमेंट वो 1995 के बिल में करना चाहते हैं, और 2013 का जो वक्फ बिल है उसमें वो जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं। तो ये अमेंडमेंट हमको कतई मंजूर नहीं है। और डेमोक्रेटिक अगर गवर्नमेंट, इंडिया अगर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपने आप को कहती है, तो मुसलमानों की इस राय का ध्यान रखना चाहिए। जेपीसी को जितनी राय मुसलमानों ने भेजी है, वो तमाम राय को रेस्पेक्ट करना चाहिए और उसको सामने रखकर ये बिल वापस लेना चाहिए। तीसरी बात जो हमने कही है वो नामीकरण की है। संभाजी नगर का नाम रखने में हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप नई आबादी को नाम दीजिए। ये यहाँ से लेकर ये पंढरपुर से लेकर जो आगे वालूज का पूरा इलाका है, जितनी भी MIDC एरिया है, ये सब नई आबादी है। ये नया रेवेन्यू जो विकल्प है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है, इसको आप नाम रखिए ना संभाजी नगर। ये चिकलताने से आगे सेंद्रा वगैरह तक है, इसको शिवाजी नगर, संभाजी नगर, जो भी नाम देना चाहते हैं आप दीजिए। ये पुराने शहर का नाम क्यों बदल रहे हैं आप? इसकी शनाख्त को क्यों बदल रहे हैं? इसको बदलने से किसका रेवेन्यू मुतासिर होगा? दुनिया में पेरिस में, मैड्रिड में, या ये कि वॉशिंगटन में बैठे हुए लोग संभाजी नगर को नहीं पहचानते, वो औरंगाबाद को जानते हैं, जो हजारों रुपए का टिकट लेकर यहाँ आते हैं यहाँ की चीजें देखने के लिए। तो जो रेवेन्यू डेवलप कर रही है गवर्नमेंट, उस पर कितना इफेक्ट होगा इनका, इसको ही नहीं समझ रही है गवर्नमेंट। करोड़ों करोड़ रुपए का लॉस होगा, लोग संभाजी नगर में क्या देखने आएंगे? उन्हें मालूम ही नहीं कि संभाजी नगर कहाँ है, कहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन औरंगाबाद तो कई डिकेड से मशहूर है ना,
एक इंटरनेशनल लेवल पर सारी दुनिया में मशहूर है। तो लोग वो स्पॉट देख कर आते हैं। औरंगाबाद बीबी का मकबरा देखेंगे, यहाँ केव्स देखेंगे, संभाजी नगर में क्या है। तो इसको जो है गवर्नमेंट को देखना चाहिए। फिर ये नाम बदलने के बाद भी मैं तो प्लस और माइनस की बात कर रहा हूँ। नाम बदलने के बाद कितनी जगह नाम बदलना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट को नाम बदलना पड़ेगा। जितने प्रिंटिंग प्रेस की जितनी चीजें, कितने हजारों लाखों पासपोर्ट वो बदलने पड़ेंगे, कितने ऑफिसर्स के नाम बदलने पड़ेंगे, कितने बोर्ड बदलने पड़ेंगे। इसमें जो पैसा जाएगा वो किसका जाएगा? पब्लिक का जाएगा, उनकी जेब से जाएगा। तो आप खामोखा के पब्लिक पर एक टैक्स का बोझ बढ़ा रहे हैं। तो जो रेवेन्यू उनकी जेब से जाएगा, गवर्नमेंट क्या अपनी जेब से डाल रही है क्या? पब्लिक के पैसे से ही ये सब करेगी ना। तो ये पब्लिक के पैसे से ये नाम बदला जा रहा है, तो हम इसके भी खिलाफ। अब ये कहते हैं कि नाम एज इट इज रखा जाए, उससे एक तहजीब की शनाख्त है, उससे हमारा एक माजी जुड़ा हुआ है। हिस्ट्री को आप बदल नहीं सकेंगे, नामों को बदल लेंगे बाद भी, हिस्ट्री को बदल नहीं सकेंगे। आप क्या बनिए, बीए सेकंड ईयर में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, औरंगजेब का नाम वहां से हटा देंगे क्या? वो तो सिलेबस का हिस्सा है, वो किताबें फाड़ के फेंक देंगे। आप क्या करेंगे? मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री को उठा के कहां फेंकेंगे? ताजमहल बताते वक्त हमारा गाइड क्या बोलेगा लोगों को? या लाल किला बताते वक्त क्या बोलेगा? प्राइम मिनिस्टर लाल किले के ऊपर खड़े के भाषण देगा तो लोग बताएंगे ना लाल किला किसने बनाया है। क्या बोलेंगे? किन नामों को मिटाएंगे आप, और किन किन नामों को मिटाएंगे? अपने दिमाग से नफरत को मिटाइए, अपने सीने से जलन को मिटाइए, तो ये सारी चीजें आसान हो जाएगी। हमारा बोलना ये है, इसलिए ये नाम बाकी रहना चाहिए। और इस नाम के जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका, उससे गवर्नमेंट को जो फायदे है वो उठाने चाहिए। हम इसके फेवर में बात कर रहे हैं। तो संभाजी नगर के बदलने के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन वो नई बस्ती को नाम देना चाहिए। और अब तो आपने देखा कि गवर्नमेंट ने बदल दिया है, लेकिन कम से कम आने वाली गवर्नमेंट, हम समझते हैं कि गवर्नमेंट तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये तो रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी पे चल रही है। कल क्या फैसला होगा, गवर्नमेंट की हैसियत क्या रहेगी, पता भी नहीं चलेगा। तो जो जिसकी कोई हैसियत नहीं है वो गवर्नमेंट जो ऐसे बकवास फैसले कर रही है, तो हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि कम से कम जो है कुछ गरिमा का ख्याल रखो। सीएम बने बैठे हो तो क्रिमिनल्स का साथ मत दो। आप सीएम बनकर भी क्रिमिनल्स का एफआईआर 60 एफआईआर जिनके खिलाफ है उसको आशीर्वाद आप दे रहे हैं, तो आप कहां खड़े हैं ये भी देख लीजिए। तो हमारा बोलना ये है कि जो गरिमा होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आप होल्ड कर रहे हैं, उसका ख्याल कीजिए। और उस ख्याल को रखते हुए अदल इंसाफ अगर आप कर सकते हैं तो ये हुकूमत आगे चलेगी, अदरवाइज ये सबको अपने घर जाना पड़ेगा। तो ये अच्छे अच्छे लोग जो यहाँ पे चले गए हैं, तो किसी ने कोई खरीद के लाया नहीं है कि परमानेंट रहेगा यहाँ पर। तो इस सिलसिले में हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं, और ये हमारा अपोजिशन इसी हवाले से है कि हमारे डिमांड्स है ये पूरे हों। और जब तक ये डिमांड्स पूरे नहीं होंगे हम यहाँ बैठेंगे। अगर यहाँ से उठेंगे भी तो नेक्स्ट प्लान करके उठेंगे कि आगे हम क्या करेंगे, और वो लोगों को देंगे। सिर्फ इस शहर में नहीं, इस डिस्ट्रिक्ट में, इस डिस्ट्रिक्ट के बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, इस तरह धीरे धीरे पूरी रियासत में जाएंगे हम, और पूरी रियासत में ये आंदोलन को खड़ा करेंगे हम। आखिरी सवाल ये जी, जिस तरह से मराठा समाज के लिए जरांगे पाटिल जो तो आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज भी वो ये आंदोलन का वो हिस्सा बन सकता है। क्यों? तो उन्होंने भी फैसला किया, अगर हमारे हाथ में अगर फैसला नहीं आता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, तो हम जो है तो पूरे महाराष्ट्र में 288 सीटें लड़ाएंगे। कहीं ना कहीं ये आंदोलन में ये कहा जाएगा कि अगर सीएम साहब या गवर्नमेंट सुनती नहीं है तो मुसलमानों की जो जमात है इन्होंने सीटा जो इलेक्शन लड़ना चाहिए। देखिए एनडीए गवर्नमेंट से तो हमको कोई उम्मीद नहीं है, न सेंटर से न स्टेट में। जो भी एनडीए का होगा वो हमारे हक में कोई फैसला नहीं करेगा, हमको ये अच्छी तरह मालूम। जो लोग हमसे उम्मीद लगाए हुए हैं, इंडिया ब्लॉक जो समझता है कि जिनके जरिए से वो पावर में आ सकते हैं, उनको सोचने का काम है कि उन्होंने सोचना चाहिए कि मुसलमानों के ये प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, उनको कैसे समाधान करके दिया जा सकता है, उनके इश्यूज को वो कैसे हल कर सकते हैं। सोचने का काम इनका है, हम उनको भी तवज्जो दिला रहे हैं। और बड़ी तादाद में इंडिया ब्लॉक के लोग जो हैं वो सब आ रहे हैं। अभी आपके पास यहाँ सामने बैठे हुए हैं एनसीपी के
जो माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो जिस तरह से समाजवादी के हमारे ये बैठे हैं, ये सब इंडिया ब्लॉक के लोग हैं। इनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये जो चेंजेस तो आना है, महाराष्ट्र की ये गवर्नमेंट जाएगी और नई गवर्नमेंट आएगी, उस गवर्नमेंट से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ये प्रश्न सही बुनियादों पर हल